मनुष्य की नीयत कब खराब हो जाए पता ही नहीं चलता। चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, इन तीन चीज़ों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, वरना किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि मनुष्य की नीयत खराब कब होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपके लिए बहुत अनमोल होने वाली है। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो विश्वास मानिएगा, कभी भी किसी की नीयत खराब नहीं होगी और आप भी बुरे प्रपंच से बच जाएंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि हमें किन किन बातों को गुप्त रखना चाहिए। तो चलिए पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। पहले तो सेठ बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था। उसके पास लाखों रुपए का व्यापार होता था। किसी की बात कि कोई वो बुरी नहीं मानता, दयावान था। उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती। समय कब किस समय किस करवट बैठ जाए यह कोई नहीं जानता। राजा से रंक बनते देर नहीं लगती, उसी तरह रंक से राजा बनते भी देर नहीं लगती है। कहते हैं, माया, छाया और काया ये कभी भी स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ जाता है। सेठ के व्यापार में काफ़ी घाटा पड़ जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों का कर्जदार बन जाता है। वह सेठ एकदम से कंगाल बन जाता है। और यह तो आप जानते ही हैं कि बनी के साथ सभी साथी होते हैं और बिगड़ी का कोई नहीं होता। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन यदि नहीं हो तो सगे भी छात छोड़ जाते हैं, अपने भी पराए हो जाते हैं। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार, भाई बंधु भी अपनी पहचान छुपाने लगते हैं। निर्धन व्यक्ति अगर कहीं परोपकार की भावना से जाता भी है, कुछ देने की भावना से जाता है, तो भी लोग यही समझते हैं कि यह कुछ ना कुछ मांगने ही आया होगा। कहते हैं, गरीबी ध्येयधारियों के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी दुख है। मित्रों, अचानक से जब सेठ के ऊपर कंगाली आ जाती है तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगता है। अड़ोस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी में सबको पता चल जाता है कि सेठ बड़ा गरीब हो गया है। इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मित्रों, एक बात तो सच है, अगर कोई धनवान आदमी, कोई इज्जतदार आदमी एकदम से इस स्थिति को पहुंच जाए तो फिर उसे समाज के सामने आने में बड़ी लज्जा महसूस होती है। अगर वह छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालना भी चाहे तो लोग उसे करने नहीं देते हैं, टोक देते हैं कि सेठ की हालत भी बहुत बद से बदतर हो गई है। कर्ज लेने वाले भी अब, कर्ज मांगने वाले भी अब उस सेठ को तंग करने लगे हैं। आए दिन अब कोई ना कोई सेठ के द्वार पर खड़ा रहता है। सेठ जी, आपने हमसे पैसा उधार लिया था, उसे चुकता क्यों नहीं कर रहे? एक दिन ऐसे ही एक व्यक्ति सेठ के घर पर आ गया। उस दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आजकल अपना पैसा मांगने वाले बहुत मुझे तंग कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, उनका पैसा कहाँ से चुकाएं। ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों ना हम कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं, अगर वे कुछ मदद कर देंगे
तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। मित्रों, सेठ की ससुराल वहाँ से लगभग 4 कोस की दूरी पर थी। सेठ की पत्नी ने भी कहा कि चलो, मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। अब तो वह सेठ अपनी स्त्री को साथ लेकर एक पहर बीत जाने पर घर से चल देता है। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही वह अपने ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं के किनारे पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहा कि प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ। अभी तक तो लोग हमसे मांगने आते थे, मैं लोगों की मदद करता था। अब मुझे किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मित्रों, सेठ बड़ा विस्मय में पड़ गया था। सोच रहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद ना की और यदि मना कर दिया तो मैं भी और ज़्यादा ग्लानि से भर जाऊंगा। यह समाज घर से खाकर जो आता है उसी को खाने को पूछता है। जिसका पेट पहले से ही भरा है लोग उसी को आमंत्रित करते हैं। मुंह के लाचार लोगों को कोई नहीं पूछता। इसलिए तुम एक काम करो, मैं तब तक यहीं पर बैठा हूँ। पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे तुम्हें देखकर खूब खुश हो जाएं, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करें, तब तुम मुझे आकर यहाँ से बुला ले जाना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूँगा। अगर वे तुम्हारा कुछ भी सत्कार ना करें तब तुम खड़े खड़े वहाँ से लौट आना। फिर हम यहीं से अपने घर वापस लौट चलेंगे। किस्मत में जो लिखा होगा फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसा विचार करके उसे मायके में भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर रोककर अपने मायके में जाती है और जाकर द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों ने और भाभियों ने देखा कि हमारी बहन और ननंद हमारे घर आई है, तो उसे देखकर वे सोचने लगी, अरे ये तो भिखारन हो चुकी है। इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। कर्ज मांगने वाले दिन रात इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए जरूर यह कुछ ना कुछ हमसे मांगने ही आई होगी। मित्रों, कहते हैं निर्धन मनुष्य से सभी लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अगर मन में कुछ देने का भाव भी आ जाए तो भी लोग यही सोचते हैं कि यह मांगने आया होगा। सेठ की पत्नी अपने मायके में आंगन में काफ़ी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा। कुछ देर के बाद वह वहाँ से वापस चली जाती है जहाँ उसका पति था। वह इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पति को जाकर सारा हाल बताया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ ने कहा, प्रिय, अब हमारा जाना उनके घर पे उचित नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों को अब यहीं से अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। जो किस्मत में लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ और सेठ की पत्नी वहाँ से अपने गांव की ओर लौटने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, चलते चलते जब वे अपने गांव के समीप पहुँच गए, उस समय पैदल का ही रास्ता था। सेठ की पत्नी उस समय चलने की स्थिति में नहीं थी,
क्योंकि वह गर्भवती थी। मित्रों, हुआ क्या, चलते चलते सेठ की स्त्री रास्ते में गिर पड़ती है, क्योंकि अब उसके प्रसव काल का समय नज़दीक आ गया था। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको उठाकर रास्ते से किनारे के खेत में ले चलो। मित्रों, सेठ अपनी पत्नी को उठाता है और वही पास में एक बाजरे के खेत में उसे ले जाता है। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। मित्रों, थोड़ी देर के बाद में जब सेठ की पत्नी होश में आती है, तब उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को साफ करके तुम मेरी गोद में दे दो और इस जहर को, यानी कि जो गंदा खून है, इसको एक कपड़े में बांधकर खेत में जाकर गाड़ दो। मित्रों, सेठ ने वही किया। उस गंदगी को एक कपड़े में बांधकर उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा अभी थोड़ा सा ही खुदा था कि इतने में सेठ ने देखा कि उसमें एक सोने चांदी की अशरफी से भरी हुई एक हांडी निकल आती है। उस हांडी को लेकर खुशी खुशी सेठ अपनी स्त्री के पास आता है और अपनी पत्नी को बताता है, प्रिय, परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी दौलत भी दे दी है। किसी ने सच कहा है, जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का भी इंतजाम पहले से ही कर देता है। उस हांडी को देखकर सेठ की स्त्री भी बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसमें सोने की अशरफियाँ भरी हुई थी। सेठ की स्त्री ने कहा कि स्वामी, अब आप मुझे जल्दी घर ले चलें। दर्शक बंधुओं, खुशी खुशी अपनी स्त्री को लेकर सेठ अपने घर आता है। उनके आने जाने के हाल को किसी आस पड़ोसी वाले को नहीं मालूम पड़ा था, क्योंकि उस समय रात्रि थी। आज उस कंगाल सेठ की किस्मत फिर से बदल चुकी थी। मित्रों, 2-4 दिनों में सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर से शुरू किया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े चैन से बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना बड़ा धनवान बन गया। यह बात उसके अड़ोस पड़ोसियों को गले नहीं उतर रही थी। सोचने लगे, कल तक तो इसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पर खड़े रहते थे। अचानक से ये सेठ, ऐसा कौन सा गड़ा धन इसको मिल गया जो फिर से इतना अमीर बन गया। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि दुनिया में कुछ लोग दूसरे की तरक्की से, दूसरों के सुख चैन से बहुत जलते हैं। इतना तो वे अपने दुख से भी दुखी नहीं रहते। मित्रों, यह पहला दुख है जो आदमी किसी को दुख ना देने पर भी दुखी रहता है। ईर्ष्या दूसरों की तरक्की से दुखी तो हो ही जाता है, लेकिन उससे सीख कुछ नहीं लेता। सेठ का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर में जाकर सेठ की पत्नी से पूछती है कि बहन, समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक से फिर इतने खुशहाल कैसे हो गए। देखो ना, तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया और तुम्हारा लाखों का व्यापार चलने लगा। पड़ोसन की मीठी मीठी बातें सुनकर के सेठ की पत्नी उसके झांसे में आ गई और सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी ने बड़ी भोली भाली और सीधी सादी बातों में उस पड़ोसन को जैसे धन मिला वो सारी बात बता दी। पड़ोसन यह सुनकर अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के पेट में पानी पानी हो जाता है। पड़ोसी बड़ा जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था
वो खेत उसी पड़ोसी का था। मित्रों, इस जमींदार पड़ोसी की नीयत अब खराब हो जाती है। कहने लगा कि वो खेत तो हमारा था जिसमें से उसको धन मिला है, उस धन पर तो पहला हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लूँगा। ऐसा कहकर पड़ोसी राजा के पास उसके दरबार में सेठ के ऊपर मुकदमा करने चला जाता है। महाराजा, फला सेठ को हमारे खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब हमारे दादा का वो धन है, फिर उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से वो सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। मित्रों, अब तो राजा ने उस सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि हे सेठ, सच सच बताना कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा धन निकाल कर लाए हो। यह आदमी कह रहा है कि धन मेरे दादा का है। सेठ ने कहा, जी हुजूर, मुझे इस खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान की कि महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया है। मित्रों, सेठ की पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत खराब हो चुकी है। काफी सोच विचार के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचता है कि धन तो सेठ को मिला है, तो उस धन पर अधिकार भी सेठ का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसे धन देना होता तो वो पहले ही दे जाते, उसे जमीन में गाड़ कर क्यों जाते। और इसका धन होता तो इसके भाग्य में ही होता, इसको अब तक मिल चुका होता। जब इसके खेत में गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला। दोस्तों, राजा ने अपना हुक्म सुनाया कि हे जमींदार, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि वो धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वो नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था। उसके जन्म से ही सेठ को वो धन मिल गया है। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया, सो कर दिया। बाकी का जो धन बचा, उस धन को अदालत में जमा करवा दिया जाए। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ये सारा धन उसको दे दिया जाए, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को सौंप दिया जाएगा। तुमने जो ये कहा था कि वो धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पुत्र बनकर पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया है। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा कुछ अधिकार तो बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में हैं। जब तक वे सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए कुछ रुपये सेठ को हर महीने देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन रह गया। सोचने लगा, यह क्या, मेरा धन मुझे मिलने की बजाय मुझे ही 5 रुपये महीना उल्टा इस सेठ को देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देखकर नीयत खराब कर ली थी। यही उसी का नतीजा है। मित्रों, वो जमींदार वहाँ से अपना सा मुँह लेकर लौट गया और हर महीने 5 रुपये उस सेठ को देने लगा। दर्शक बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि नियत खराब मत करो। नियत खराब हो जाने पर आपको पछताना पड़ता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमें कभी भी किसी और का धन देखकर, किसी और की स्त्री को देखकर और किसी और की तरक्की को देखकर हमें अपनी नियत खराब नहीं करना चाहिए। कभी भी मनुष्य को अपना भेद
अपना धन कमाने का रास्ता और अपना धर्म करने का रास्ता किसी और व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। इससे उसकी नीयत खराब हो सकती है और आपकी स्थिति परिस्थिति इस सेठ की तरह हो सकती है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय